उत्तराखंड सरकार के 4 साल पूरे होने पर 21 मार्च को महारैली का आयोजन। हल्द्वानी में भव्य कार्यक्रम। जनता को संबोधित करेंगे केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह। चैत्र नवरात्र के पहले दिन हरिद्वार में उमड़ा आस्था का जन सैलाब। मनसा देवी और माया देवी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। लक्सर में दिन दहाड़े स्कूली छात्रों के साथ मारपीट और फायरिंग से दहशत। स्कूल के छात्रों पर नकाबपोश युवकों ने की फायरिंग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अयोध्या दौरा। श्री राम मंदिर में किए दर्शन पूजन। श्री राम यंत्र की स्थापना भी की। वृंदावन भी जाएंगी राष्ट्रपति। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में भाजपा के शुवेंदु अधिकारी की पहली जनसभा आज। चुनाव में शुवेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच है सीधी टक्कर। कार्यकर्ताओं को देंगे दिशा निर्देश। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। स्क्रीन पर दिख रहे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आप मेरे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं और खबरों से रूबरू हो सकते हैं। चलिए अब देवभूमि से जुड़े खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां सरकार के 4 साल पूरे होने पर 21 मार्च को हल्द्वानी में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शिरकत करेंगे। इसकी जानकारी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दी है। उन्होंने ये बताया है कि 21 मार्च को रक्षा मंत्री प्रदेश सरकार के 4 वर्षों के कार्यकाल के उपलक्ष्य में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस मार्च को देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का उत्तराखंड की देवभूमि में आगमन हो रहा है। हल्द्वानी में प्रदेश सरकार के 4 वर्षों के कार्यकाल के उपलक्ष्य में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। और हमने तय किया है कि जिस प्रकार से हरिद्वार के अंदर बड़ी तादाद में जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक वातावरण खड़ा किया, इसी प्रकार का वातावरण अब कुआओं क्षेत्र के हल्द्वानी जो द्वार है वहां से प्रारंभ होगा। और ये भव्यतम जो रैली होगी, ये रैली 2027 के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए संजीवनी सिद्ध होगी। और वहीं प्रदेश में हिंदू नव संवत्सर और पावन चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिवस पर धार्मिक आस्था और श्रद्धा का विशेष माहौल देखने को मिला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने शासकीय आवास पर विधि विधान के साथ हवन पूजन किया, जिससे मंत्रोच्चार के बीच वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो उठा। इस शुभ अवसर पर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया गया। साथ ही मां आदिशक्ति भगवती की आराधना करते हुए प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और खुशहाली की मुख्यमंत्री ने कामना की है। पूजन के दौरान प्रदेश की उन्नति और विकास के लिए विशेष प्रार्थना भी की गई। ये माता का पहला दिन है नवरात्रि का। और ये और वहीं चैत्र नवरात्रों के मौके पर धर्मनगरी हरिद्वार में माता के सभी मंदिरों में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। यहां मनसा देवी मंदिर, चंडी देवी मंदिर और माया देवी मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। माया देवी मंदिर को हरिद्वार के अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। मान्यता ये भी है कि इस मंदिर में सच्चे मन से मांगी गई सभी मुरादें, सभी दुआ पूरी होती है। इसीलिए रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए यहां पहुंच रहे हैं। बता दें कि नवरात्रों के दिनों में मंदिर में विशेष तौर पर भव्य ढंग से इसे सजाया भी जाता है। साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि नवरात्रों के पहले दिन सुबह से ही मंदिर में भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है और मंदिर परिसर जय माता दी के जयकारों से गूंजता नजर आया। माता का पहला दिन है नवरात्रि का। और ये माता माया देवी, अधिराष्ट्री देवी बहुत ही सुंदर और अद्भुत लग रही हैं। हम आपसे यही करते हैं कि माता रानी सब पर अपनी कृपा करें। जल्दी स्नान करके आते हैं सब लोग, जल्दी से जल्दी सोचते हैं कि दर्शन हो जाए माता रानी के, इसीलिए सब लोग सुबह सुबह उठ के दर्शन करके घर में माता की चौकी लगाते हैं। शक्तिपीठों का
उसका एक ये प्रमुख स्थान है। माया देवी प्रांगण हमारे हरिद्वार के अधिष्ठात्री देवी है और इसका महत्व शास्त्रों के अनुसार सनातन धर्म में सर्वोच्च स्थान है। और हमारी जो हरिद्वार नगरी है इसका प्राचीन नाम जो है मायापुरी के नाम से ही है। शास्त्रों में कहीं भी आप देखेंगे तो ये मायापुरी के नाम से ही वर्णन हरिद्वार का आता है। वो सब बहुत अच्छे से किया। और चलिए अब बढ़ेंगे रुड़की की ओर, जहां स्कूली छात्रों पर फायरिंग से दहशत का माहौल नजर आया है। मामला लक्सर के एक स्कूल का बताया जा रहा है, जहां स्कूल के बाहर घात लगाए दबंगों ने छात्रों पर फायरिंग कर दी है, जिससे पूरे परिसर में अफरा तफरी मच गई। बता दें, फायरिंग के बाद दबंगों ने छात्रों से मारपीट भी की है। शोर शराबा सुनकर आरोपी जान से मारने की धमकी देकर वहां से फरार हो गए। पीड़ित छात्र के परिजनों ने नामजद आरोपियों के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। रुड़की से यह मामला निकलकर सामने आया है, जहां पर स्कूली छात्र पर फायरिंग की गई है। बाल बाल छात्रों की जान इस दौरान बची। परिसर में अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला। स्कूली छात्रों पर फायरिंग से पूरे इलाके में दहशत का माहौल नजर आ रहा है। लक्सर के एक स्कूल का ये पूरा मामला है, जहां पर स्कूल के बाहर घात लगाए दबंगों ने छात्रों पर फायरिंग कर दी, जिससे अफरा तफरी मच गई। फायरिंग के बाद दबंगों ने छात्रों से मारपीट भी की है। शोर शराबा सुनकर आरोपी जान से मारने की धमकी देकर वहां से फरार हो गए। अब आपको ये बता दें कि पीड़ित छात्र के परिजनों ने नामजद आरोपियों के खिलाफ कोतवाली में अब तहरीर भी दी है। ये जो तस्वीरें हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, यहाँ जो आरोपी हैं वो धमकी देने के बाद सीधे फरार हो जाते हैं। बता दें कि पुलिस इन सीसीटीवी फुटेज की मदद से पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। लक्सर का यह मामला, जहां स्कूली छात्रों पर फायरिंग से पूरे इलाके में दहशत का माहौल नजर आ रहा है। बता दें, पीड़ित छात्रों के परिजनों ने नामजद आरोपियों के खिलाफ कोतवाली में तहरीर भी दी है। अब पुलिस इन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इनकी मदद से पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये जानकारी दे दें कि लक्सर के एक स्कूल का ये पूरा मामला है, जहां पर इन बदमाशों ने, जो आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, छात्रों को धमकी भी दी है और फायरिंग भी की है। इस दौरान दबंगों ने छात्रों से इस दौरान मारपीट भी की है। ये भी मामला निकलकर सामने आ रहा है। साथ ही शोर शराबा सुनकर आरोपी जान से मारने की धमकी देने के बाद सीधे परिसर से फरार हो जाते हैं। और मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सलमान मलिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सलमान, इस मामले में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि हमने फुटेज में साफ तौर पर देखा कि किस तरीके से वहां से फरार हो जाते हैं आरोपी। पुलिस किस तरीके से कार्रवाई कर रही है इस मामले में? बिल्कुल, आपको बता दूं कि ये रुड़की के लक्सर कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां पर कुछ दबंग युवकों ने, हालांकि नकाबपोश दबंग युवक थे, जो बाइक पर सवार होकर स्कूल की जैसे कॉलेज की हालांकि छुट्टी होती है, वहां पर जो है कुछ युवकों पर वहां पर फायर झोंक देते हैं और जिसके बाद कुछ जो है छात्रों के साथ मारपीट भी करते हैं। हालांकि फायरिंग के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचाता है। हालांकि तमाम लोग जो है आसपास दौड़ने की कोशिश करते हैं, हालांकि उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। हालांकि जो दबंग हैं, जो फायरिंग करने वाले जो बदमाश थे, वो पूरी तरीके से यहाँ पर खुलेआम दिन दहाड़े हालांकि यहाँ पर फायरिंग करते हैं और जिसके बाद इतनी बड़ी घटना को अंजाम देकर वहां पर जो छात्र हैं उनके साथ मारपीट भी करते हैं। जिसके बाद पूरी जो सूचना है स्थानीय पुलिस को दे दी जाती है, जहां पर लक्सर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचती है। मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस तमाम पहलुओं पर जांच में जो है पूरी तरह जुट जाती है। हालांकि बात की जाए तो जो पीड़ित के जो परिवार है, उन्होंने लिखित में शिकायत दी है। हालांकि उनका ये कहना है कि जो युवकों ने उनके ऊपर जो फायरिंग की है, जो जान से मारने की नियत से जो फायरिंग की गई है, हालांकि उनके साथ मारपीट भी की गई है, वो लोग उनके जान पहचान वाले थे। हालांकि उनसे पहले से ही रंजिश रखते थे, जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है। पुलिस का साफ तौर से कहना है कि जो आरोपी है उनको जल्द ही हिरासत में लिया जाएगा। मतलब एक तरीके से जिन परिजनों ने परिजन जो है पीड़ित के, उन्होंने जो कोतवाली में तहरीर दी है, वो ये समझ रहे हैं कि जो आरोपी हैं उन्हें वो जानते हैं पहले से और किसी रंजिश के चलते ही इस घटना को अंजाम दिया गया है। बिल्कुल, आपको बता दूं कि जो परिजन है उनका साफ तौर से कहना है कि जो छात्र हैं इनसे उनका कोई विवाद चला था। हालांकि अलग अलग गुट का पूरा मामला है
जो छात्रों में विवाद इतना गहरा बन गया कि जहां पर जान से मारने की नियत से, हालांकि अब फायरिंग पे मामला चला है, जिस तरह गनशॉट वहां पर किया गया है, हालांकि उसी को लेकर जो है तमाम जो क्षेत्रवासी है वो भी हड़कंप में आ गए। जिसके बाद जो है पुलिस को जो सूचना दी गई, हालांकि पुलिस का कहना है कि जो सीसीटीवी फुटेज है उसके माध्यम से तमाम लोगों की पहचान की जा रही है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जो परिजन है कि उनको जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि अभी तमाम पहलू पे जांच की जा रही है। हालांकि ये लोग वही है जिनके नाम से नामजद करके जो है तहरीर दी गई है, या ये लोग अलग है, उसको लेकर जो है पुलिस तमाम पहलू में जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इन आरोपियों को जो है इनके फिलहाल अब ये देखना होगा सलमान की किस तरीके से इस मामले पर कार्रवाई होती है। आप बने रहिएगा हमारे साथ। बता दें कि ये जो आरोपी है ये धमकी देने के बाद, शोर शराबा सुनने के बाद वहां से सीधे फरार हो जाते हैं। रुड़की का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और वहीं रुड़की के अंबर तालाब में मामूली कहासुनी ने अचानक हिंसक रूप ले लिया। दो पक्षों के बीच विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक युवक को गोली मार दी गई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। बता दें दीपेंद्र को कमर में गोली लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। दीपेंद्र को पुलिस ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने घायल को हायर सेंटर रेफर कर दिया है। अब आपको ये बता दें कि कन्हैया नाम के एक युवक पर दीपेंद्र को गोली मारने का आरोप है। पुलिस मामले की जांच लगातार करती नजर आ रही है। वहीं दो पक्षों के बीच विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि गोली तक चलने की नौबत आ गई। बता दें युवक को इस दौरान गोली भी लगी है, और जिस वजह से इलाके में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। जो व्यापारिक जो है, इनका भी व्यापार एक जैसा, उनका व्यापार एक जैसा, व्यापार के खुन्नस निकालते हैं। व्यापार के खुन्नस निकालने के कारण इन्होंने जो हमारे यहाँ के मैनेजर है, उसे मैनेजर को आज गोली मारी। अच्छा, किस चीज का व्यापार है ये केमिकल्स का व्यापार। अच्छा, क्या पुरानी रंजिश के चलते हुआ ये घटना? पुरानी रंजिश कोई नहीं, आज पहली बार हुआ है। बहुत दिनों से हमारे रेड़े वाले, रिक्शा वाले, इन्हें सबको परेशान करते थे। इनका भी एक तरह का काम था। इनका थोड़ा अच्छा चल रहा था, शायद उनका चल रहा था, वही चिड़न में इन्हें गोली मार दी। 8-20 के करीब एक आए थे अभी व्यक्ति, जिनकी कमर में ऊपर की तरफ चोट लगी हुई थी, जिस कारणवश हमने अभी आगे इन्वेस्टिगेशन के फर्दर जांचों के लिए भेजा है और उनका मैनेजमेंट के लिए आगे रेफर किया है उन्हें एम्स ऋषिकेश में। पर ऐसा प्रतीत होता था कि वो एक फायर आर्म इंजरी है। अब आगे देखते हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन में क्या पता चलता है। इस चीज में मैं कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा अभी। ये फॉरेंसिक की जब जांचें वगैरह आ जाएंगी उस पर ही कमेंट कर पाएंगे। और लगातार हमारे सहयोगी सलमान हमारे साथ रुड़की से बने हुए हैं। सलमान, ये एक मामला निकलकर सामने आया जिसमें दो पक्षों में विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि गोली चलने की नौबत आ जाती है। क्या कुछ इस मामले में जानकारी है आपको, और किस तरीके से पुलिस इस पर कार्रवाई करती नजर आ रही है? क्षेत्र का है जहां पर अंबर तालाब पर रघुनाथ प्लॉट जो यहाँ पर मशहूर है, वहां पर ये घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि बताया जा रहा है कि जो घायल है उसकी और जिसने इस घटना को अंजाम दिया है, इन दोनों के बीच में जो है व्यापार को लेकर विवाद चल रहा था। हालांकि जो पीड़ित के परिवार का साफ तौर से कहना है कि हालांकि उनको इस बात की खबर नहीं थी कि इनमें ये विवाद जो है इतना गहरा जाएगा कि यहाँ पर जो है एक दूसरे के जान के पियार से ये लोग जो है हो जाएंगे। तो उसी को लेकर जो है एक व्यापारी ने दूसरे व्यापारी पर उस समय फायर ठोकी, जिस समय जो दीपेंद्र है वो अपने घर जो है फैक्ट्री का जो है ताला लगाकर अपने घर की ओर जाने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद जो है ये जो है कन्हैया लाल पीछे से आता है और उसके बाद जो है इसके ऊपर फायर ठोक जाता है। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि जो घायल युवक है उसके पीठ से छूकर ये गोली निकली है, जिसकी वजह से युवक जो है अभी गंभीर अवस्था में। हालांकि उपचार रुड़की से होने के बाद जो रुड़की के सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं उन्होंने यहाँ पर प्राथमिक उपचार के बाद इनको हायर सेंटर रेफर कर दिया है, जहाँ पर इनका उपचार जारी है। हालांकि बताया जा रहा है कि फिलहाल जो घायल युवक है वो अभी खतरे से बाहर है और पुलिस का साफ तौर से कहना है कि इसमें तहरीर आई है और तहरीर के आधार पर तमाम पहलुओं पर जांच करके जो आरोपी है उसके खिलाफ कानून कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी, क्या इस मामले में जिस तरीके से ये मामला निकलकर सामने आया, क्या इसमें पहले से ही रंजिश की कोई वारदात को लेकर चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, या फिर ये जो हमला हुआ है ये किसी अननोन व्यक्ति ने किया है? देखिए, आपको बता दूं कि ये पूरा मामला जो स्थानीय युवकों और तमाम लोगों का जो कहना है, जो परिजन है घायल के, उनका भी साफ तौर से कहना है कि ये जो मामला है ये दोनों जो घायल युवक है और जो आरोपी है जिसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि उसने इनके ऊपर फायरिंग की है, इन दोनों में जो है एक दूसरे के साथ व्यापार चल रहा था, जिसके बाद इन दोनों ने अलग अलग व्यापार जो है जमा लिया। जिसके बाद उनका आरोप ये है कि जो
जिसके जो घायल हुआ है उसका आरोप ये है कि उनके परिवार वालों का कि इन्होंने इनके कारोबार को अच्छा चलते हुए पूरी तरीके से यहाँ पर जो उनका व्यापार बढ़ता गया उसी को लेकर इनमें विवाद तो गहराता गया। मतलब एक तरीके जिसके से कारण अब आज किस तरीके से पुलिस कार्रवाई करती है उस पर ही नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए आपका। और वहीं उत्तराखंड में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। भाजपा हो या कांग्रेस या फिर उत्तराखंड क्रांति दल, सभी अपने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के साथ साथ तमाम जिम्मेदारियां भी देते नजर आ रहे हैं। वहीं भू कानून और मूल निवास संघर्ष समिति के सदस्य मोहित डिमरी ने ये कहा है कि सभी को एक होकर लड़ना चाहिए। बीजेपी वर्तमान में ताकतवर पार्टी है और ग्रासरूट लेवल पर उसके कार्यकर्ता हैं। विपक्ष को एक साथ बैठकर इस राज्य की बेहतरी के लिए भाजपा को टक्कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यूकेडी ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया था। उसके तमाम नेताओं और साथी उन्हें पार्टी में वापस आने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य के मुद्दों को जिंदा रखना चाहिए। कानून व्यवस्था हो, अंकिता भंडारी केस हो, मूल निवास भू कानून का सवाल हो या महंगाई, बेरोजगारी सहित सभी मुद्दों को सरकार को विपक्ष को इस वक्त घेरना चाहिए और यूकेडी में शामिल वो जब भी होंगे तो सभी को बताया जाएगा। देखिए, अभी लगातार इस तरह से प्रदेश में आप देख रहे होंगे, लगातार तमाम ऐसे ज्वलंत सवाल हैं, उसको लेकर जो हमारा संघर्ष है वो सड़कों पर अभी भी जारी है। और जहां तक सवाल है यूकेडी ज्वाइन करने का, लगातार यूकेडी के तमाम जो हमारे साथी वहां पर हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है, लगातार हमसे संपर्क कर रहे हैं कि आप पार्टी ज्वाइन करिए। हालांकि उनका ये भी कहना है कि आप अभी भी हमारी पार्टी में ही हैं और आपका जो इस्तीफा है वो स्वीकार हमने अभी नहीं किया है। मेरा ये मानना है कि ये सारे सवाल भविष्य के लिए हमने अभी छोड़े हुए हैं और जब भी हम पार्टी ज्वाइन करेंगे तो उसकी खबर आप तक पहुंच जाएगी। क्योंकि हमारा ये मानना है कि इस राज्य में लगातार संघर्ष करने वाले लोग, संघर्षशील ताकतें इस राज्य में लगातार सवाल सरकार से पूछते रहें कि जो भी इस राज्य में घटनाक्रम चल रहा है, तमाम तरह की जो कानून व्यवस्था है, यहाँ के अंकिता भंडारी का एक बड़ा सवाल है, मूल निवास भू कानून के मुद्दे हैं और भी तमाम यहाँ के लोगों के सवाल है, ये जिंदा रहने चाहिए और ये ताकत आगे खड़ी बड़ी होनी चाहिए। बाकी जब भी हम आगे निर्णय लेंगे इसकी जानकारी हम सभी लोगों से साझा करेंगे। और वहीं देहरादून के सहारनपुर चौक स्थित श्री पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर परिसर में हिंदू युवा वाहिनी उत्तराखंड की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में संस्था के सदस्यों और स्थानीय युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान 40 से अधिक रक्तदाताओं ने स्वेच्छा से रक्तदान कर सामाजिक जिम्मेदारी का परिचय दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश अध्यक्ष विकास त्यागी ने किया। उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि रक्तदान महादान है और इससे जरूरतमंद मरीजों की जान बचाई जाती है। शिविर में एकत्रित रक्त को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती मरीजों और आपातकालीन परिस्थितियों में उपयोग किया जाएगा। कार्यक्रम के सफल आयोजन में संगठन के पदाधिकारियों, स्वयंसेवकों और मेडिकल टीम की अहम भूमिका रही। हिंदू युवा वाहिनी द्वारा ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य हमें उन लोगों को जो गरीब लोग हैं, ब्लड परचेज नहीं कर सकते, उनको फ्री ब्लड उन तक पहुंचाया जाए, पहला। दूसरा, हमने इंद्रेश हॉस्पिटल से प्रार्थना की है कि अगर हमारे द्वारा दिया गया ब्लड हमारे देश के जवानों तक पहुंचाया जा सके तो उसमें हमें और भी आनंद आएगा। हालांकि हम लोग तो अब समय समय पर जो है रक्तदान शिविर लगाते ही रहेंगे और हिंदू युवा वाहिनी का जो उद्देश्य है वो हिंदू के लिए हमेशा सदैव जो है उनकी रक्षा करना और उनकी सहायता करना, ये हमारा उद्देश्य होगा। और वहीं उत्तराखंड में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल का दूसरा चरण सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इस अभ्यास में हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, चमोली, चंपावत, टिहरी, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा सहित 8 जनपदों में आपदा से निपटने की तैयारियों का व्यापक परीक्षण किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, औद्योगिक दुर्घटना, वनांगन और सड़क हादसों जैसे विभिन्न परिदृश्यों पर अभ्यास किया गया। इस प्रक्रिया में विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और त्वरित प्रतिक्रिया की क्षमता को परखा गया है। अब सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने इस दौरान ये भी बताया कि मॉक ड्रिल में विभागों के बीच अच्छा तालमेल देखने को मिला और प्रतिक्रिया प्रणाली संतोषजनक रही। उन्होंने कहा कि सामने आई कमियों का विश्लेषण कर भविष्य में आपदा प्रबंधन की तैयारियों को और मजबूत किया जाएगा।
देहरादून में गैस की कालाबाजारी के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। डीएम के निर्देश पर क्यूआरटी टीम ने विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान कुल 32 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं, जिनमें से 22 सिलेंडर सदर क्षेत्र और 10 सिलेंडर विकास नगर से बरामद हुए हैं। जांच में ये सामने आया है कि इन घरेलू सिलेंडरों का अवैध रूप से होटल और ढाबों में इस्तेमाल किया जा रहा था। इसके अलावा प्रशासन ने 16 गैस एजेंसियों का भी औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि गैस की कालाबाजारी और नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नैनीताल स्थित डॉक्टर आरएस टोलिया प्रशासनिक अकादमी में मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने जिले में चल रही विभिन्न परियोजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली प्रशासनिक, तकनीकी या प्रक्रियागत बाधाओं का त्वरित समाधान किया जाए। यदि कोई समस्या शासन स्तर की हो तो उसे तुरंत संज्ञान में लाया जाए ताकि विकास कार्य बाधित न होने पाए। और वहीं नैनीताल से एक सकारात्मक और प्रेरणादायक खबर सामने आई है, जहां भीमताल विकासखंड के जंतवाल गांव लमजोला में पशुपालन विभाग द्वारा ब्लॉक स्तरीय पशु प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर हरीश सिंह बिष्ट ने किया। प्रदर्शनी में क्षेत्र के 5 दर्जन से अधिक पशुपालकों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए अपने पशुओं का प्रदर्शन किया है। भैंस, गाय, बैल जोड़ी और बछिया वर्ग में हुई प्रतियोगिताओं में विजेताओं को सम्मानित किया गया, जबकि सीता देवी ने चैंपियन का खिताब अपने नाम किया है। इस अवसर पर डॉक्टर बिष्ट ने यह कहा कि ऐसे आयोजनों से पशुपालकों को उन्नत नस्ल और आधुनिक तकनीकों के प्रति जागरूकता मिलती है, साथ ही स्वरोजगार और दुग्ध उत्पादन को भी बढ़ावा मिलता है। देहरादून में अरविंद सिंह चंद्रवंशी के निर्देशन में प्रस्तुत नाटक स्वयं दीपा ने दर्शकों को एक ऐसी पौराणिक प्रेम गाथा से रूबरू करवाया जिसमें प्रेम, त्याग और पुनर्जन्म का अद्भुत संगम देखने को मिला। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, सांस्कृतिक मंत्रालय, भारत सरकार एवं लेखक गांव थानू देहरादून के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित विरासत कला उत्सव के 5वें दिन प्रस्तुत नाटक स्वयं दीपा ने भावनाओं की गहरे उतार चढ़ाव के साथ दर्शकों के हृदय को झकझोर दिया। और इन्हीं खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर, और स्क्रीन पर दिख रहे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आप मेरे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं और खबरों से रूबरू हो सकते हैं। नमस्कार।